गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने पिछले हफ्ते में समास पढ़ा था। समास की परिभाषा, समास के भेदों को पढ़ा। आप लोगों को हमने समझाया कि समास की परिभाषा क्या होती है, यानी समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की परिभाषा, समस्त पद कैसे बनाते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग इसका पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर से एक बार हम लोग पढ़े हुए पाठ को एक बार एक नज़र संक्षेप में देखेंगे। एक समरी है पाठ की, जिससे आपको समास क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और हर भेदों के एक एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, समास पहले देखिए। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाना। दो शब्द, राष्ट्र एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया पिता। ये दोनों अलग अलग शब्द है, दो शब्द है, लेकिन इससे क्या बन गया? एक नया शब्द, राष्ट्रपिता। इसी को, ये समस्त पद है राष्ट्रपिता, इसी को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ये समस्त पद राष्ट्रपिता है। फिर देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा गया है। यहाँ पे मैं 4 भेद बताई हूँ, 1 2 3 4, 4 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? इसका पूर्व पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के साथ क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्ह, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपिता है, तो ये राष्ट्र का पिता, पूर्व पद है राष्ट्र, ये समस्त पद है राष्ट्रपिता। मान लीजिए इसका समास विग्रह करने के लिए आपको आए, तो राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्र का पिता। तो राष्ट्र का पिता पूर्व पद के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके समास विग्रह किया गया है। तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सभी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग पूर्व पद के साथ करके समास विग्रह किया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी सभी संप्रदान है, जैसे संप्रदान विद्यालय, विद्या के लिए। संप्रदान का क्या है? विभक्ति चिन्ह के लिए। तो विद्यालय है अगर समस्त पद, तो इसका समास विग्रह करिए तो विद्या के लिए आलय, के लिए विभक्ति चिन्ह, विद्या के साथ के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया और समास विग्रह किया गया, तो संप्रदान तत्पुरुष है। तो इस तरह 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं। और 7वां है नय समास, जिसमें निषेधवाची, पूर्व पद निषेधवाची, जैसे अधर्म, न धर्म विग्रह। ठीक है, अधर्म न धर्म, ये विग्रह जो नए समास का प्रयोग करके यहाँ पर किया जाएगा। फिर है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? इसका भी पूर्व पद न प्रधान होकर के उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और क्या होता है? इसमें विग्रह करने पर इसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष को बतलाता है। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष को बतलाता है। कैसे? कि जैसे कर्मधारय समास में देखिए कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष। जैसे विशेषण और विशेष का संबंध होता है और उपमान और उपमेय का होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर। अंबर की विशेषता क्या है? कि नीला है, तो नीला विशेषण हो गया, पूर्व पद विशेषण होता है और अंबर जो है विशेष हो गया। नीला है जो अंबर, किसकी विशेषता बता रही है? अंबर की। क्या है? नीला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वो मत जाइए। पुरुष में है जो उत्तम, तो यहाँ पे पुरुषोत्तम। विशेषण विशेष, पुरुष की विशेषता क्या है? कि जो पुरुषों में उत्तम हो।
श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर की विशेषता क्या है, वो श्वेत है, श्वेतांबर। तो यहाँ पे ये सारे कर्मधारय समास में हैं, जहाँ उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध बताया गया। जैसे उपमान उपमेय, घन श्याम, घन के समान श्याम, घन के समान, श्याम कैसा है, घन की उपमा दी जा रही, घन के समान है। फिर मृगलोचन, कैसा, लोचन मतलब आँख, मृगलोचन, मृग के समान लोचन, यहाँ पे कर्मधारय। महान जन, यहाँ पे विशेषण विशेष से है, देखिए मृगलोचन में उपमान उपमेय, लोचन मतलब आँख किसकी उपमा दी जा रही है, मृग की, कैसी आँख हो, मृग के समान, लोचन कैसा हो, मृग के समान लोचन। तो यहाँ पर उपमान उपमेय है। लेकिन महाजन, यहाँ महान है जो जन, तो महाजन, महान, यहाँ महाजन जो है समस्त पद है, और विग्रह क्या, महान है जो जन, महान है जो जन अर्थात महाजन, महाजन, महाजन के लिए महान है जो जन। यहाँ कर्मधारय समास में है, जन, जन की विशेषता क्या है कि महान हो, ठीक है। तो यहाँ पर महान है जो जन। फिर दूसरा है द्विगु समास, इसकी भी पहचान वही है। द्विगु समास में समूह या समाहार, विग्रह जब करते हैं तो उत्तर पद के साथ समूह या समाहार का प्रयोग होता है, और इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। जैसे इसका समास का पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची होता है, और समस्त पद किसी समूह विशेष को बतलाता है। समस्त पद जो होता है किसी समूह, जैसे त्रिकोण, त्रिकोण से ही समझ में आ रहा है कि किसी समूह के बारे में बताया जा रहा है। चतुर्भुज तो किसी समूह के बारे में बता रहा है, तो इसके समस्त पद से ही पूर्व पद संख्यावाची होता है, और इसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। समस्त पद को देखकर लगता है किसी समूह विशेष को बता रहा है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा किसको होते हैं, जहाँ चार राहें मिलती हैं, समूह होता है, वहाँ पर चौराहा होता है। दो राहों का समूह दो राहा होता है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, वहाँ पर क्या हो गया, त्रिफला हो गया। तो यहाँ पर ये द्विगु समास है, जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद के साथ जो है फलों का समाहार। देखिए त्रिफला, फल है उत्तर पद, तीन है पूर्व पद, तो फलों का समाहार, उत्तर पद के साथ समाहार शब्द का प्रयोग किया गया है विग्रह करते समय। तो यहाँ पर यहाँ पर द्विगु समास है, ठीक। नेक्स्ट है ये देखिए तत्पुरुष समास के कर्मधारय और द्विगु समास तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पूर्व पद ही प्रधान होता है, ना उत्तर पद ही प्रधान होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन बोला है समस्त पद है, दस और आनंद मतलब मुख, 10 मुख बताया गया। 10 और मुख दोनों दो पद हैं, पूर्व पद 10 है और आनंद उत्तर पद है। लेकिन दोनों पद जो है, किसी दोनों पद में ना पूर्व पद का महत्व यहाँ पर है विग्रह करने पर दिख रहा है, ना उत्तर पद यहाँ, बल्कि तीसरा पद कौन दिख रहा है, रावण। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन हुआ, रावण। फिर है चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे भी पूर्व पद संख्यावाची देखिए दिखा रहा है 10 चतुर, लेकिन यहाँ विग्रह करने पर समाहार या समूह का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा। यहाँ पे ना तो पूर्व पद ही प्रधान है, ना तो उत्तर पद ही प्रधान है। यहाँ पर पूर्व पद ही भी प्रधान है और उत्तर पद, यानी दोनों का महत्व बराबर है। यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता है, उत्तर पद माता और पिता में दोनों का बराबर महत्व है। तो यहाँ पर माता और पिता योजक चिन्ह बीच में लगा है, माता और पिता के बीच में। दिन रात एक शब्द है, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग। भाई बहन उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो योजक चिन्ह के स्थान पर तथा, एवं और योर और
तथा एवं और शब्द का प्रयोग बीच में उसके स्थान पर प्रयोग करके समास विग्रह किया जाता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह देखिए, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पर और कर दिया गया। इसी तरह भाई बहन लिखेंगे, बीच में योजक चिन्ह तो भाई और बहन, ठीक है। माता पिता तो माता एवं पिता, या माता और पिता कुछ भी लिख सकते हैं, माता एवं पिता भी लिख सकते हैं, माता और पिता भी लिख सकते हैं। तो ये द्वंद्व समास है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है कि इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। पूर्व पद अव्यय होता है और वही पद जो है प्रधान होता है। उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। उत्तर पद क्या है इसका, यथाशक्ति का उत्तर यानी बाद का दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होता है। तथा समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति जो है ये समस्त पद जो है अव्यय के समान कार्य करता है, अव्यय की तरह काम करता है। इसका पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद यथा भी अव्यय है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वही जो है पूर्व पद होता है, वही जो है उसी की प्रधानता होती है। पूर्व पद ही प्रधान होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, संभव जैसा संभव या संभव के अनुसार। आमरण, मरण तक। निसंदेह, संदेह के बिना। सादर, आदर सहित। आदर, सादर मतलब आदर के साथ या आदर सहित। तो ये द्वंद्व समास हुआ। बच्चों कहीं कहीं पर भी ऐसा होता है कि तत्पुरुष समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर कुछ कहीं कहीं बताया गया है, कहीं कहीं कर्मधारय समास का बताया गया है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे किन बातों का ध्यान देना चाहिए विग्रह करते समय, जिससे कि हमारा समास विग्रह करते समय या समास का नाम लिखते समय आपको गलत ना हो, कि जो विग्रह करिएगा वही नाम लिखिएगा। जैसे तिरंगा, तीन रंगों वाला, तीन रंगों का समाहार तिरंगा जो है, और 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। तिरंगा हम बोलते हैं ना अपने राष्ट्र ध्वज को। तो ये 2 तरह से विग्रह किए, दोनों का अलग अलग नाम दिए। देखिए पहले हम देखेंगे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में क्या है, दोनों पद में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को बताते हैं, दोनों में ये अंतर है। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास है कि उपमा दी जा रही है। देखिए उपमान उपमेय या विशेषण विशेष ना, तो कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर कर्मधारय समास है। लेकिन कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष किसी तीसरे को बता रहा है कि कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष, वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कमल के समान नयन है, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण। मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष। मृग लोचन का होगा मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष। और कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। फिर देखिए द्विगु और बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास कहीं कहीं ऐसा भी होता है समस्त पद जो कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, और कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि द्विगु भी हो सकता है, बहुब्रीहि भी होता है। जैसे दशानन का विग्रह हम किए, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन यानी 10 मुख, आनंद मतलब मुख, 10 मुख का मतलब क्या हुआ, तो द्विगु समास। 10 मुखों का समूह, तो वहाँ पर द्विगु समास हुआ। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह विशेष को बताता है, द्विगु समास कहलाता है। समस्त पद, जैसे समस्त पद देखने पर हमें त्रिकोण जैसे हमें, या
चौराहा, इससे किसी समूह को बता रहा है कि 4 राहों का यहाँ पे समूह है चौराहा। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरी पद को संकेत करता है उससे बहुब्रीहि। जहाँ पर ऐसा होता है कि पहला पद संख्यावाची है लेकिन दूसरा पद जो होता है उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद को बता रहा है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद के साथ समाहार या समूह का प्रयोग हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार, तो वहाँ द्विगु समास है। 3 रंग जहाँ मिलते हैं, 3 रंगों का समाहार रहता है, उसको तिरंगा कहेंगे। यहाँ पर ये द्विगु समास है, 3 रंगों का समाहार। लेकिन तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज, यहाँ पर क्या हो गया, ये बहुब्रीहि समास हो गया। फिर 3 फलों का समाहार त्रिफला हो गया, और 3 है फल जिसमें अर्थात औषधि विशेष। औषधि विशेष त्रिफला एक औषधि का भी नाम होता है, त्रिफला। तो त्रिफला अगर हम बोलते हैं कि 3 फल है जिसमें अर्थात औषधि विशेष, किसी त्रिफला किसी दवा औषधि का नाम भी है, तो वहाँ किसी अन्य पद को बता रहा त्रिफला से, तो औषधि विशेष को, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हुआ। तो 3 फलों का समाहार भी त्रिफला हो गया, उसको द्विगु समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे। और त्रिफला 3 फल हैं जिसमें अर्थात औषधि के बारे में बता रहा है, तो औषधि जो है ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक बच्चों, हम लोग देखें कि कुछ जगह जो है संदेह हमको हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कि द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ ये जो आपका जो डाउट है इसको मैं क्लियर करके बताई हूँ कि इसको विग्रह करेंगे तो इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर द्विगु समास का विग्रह करते हैं समाहार समूह से तो द्विगु समास लिखेंगे, और अगर हम बहुब्रीहि समास का है से विग्रह करते हैं तो हम उसको बहुब्रीहि समास लिखेंगे। तो विग्रह जो करेंगे समस्त पद का, विग्रह करने के बाद ही नाम देंगे समास का। जो विग्रह करेंगे वही समास का नाम देंगे। उसी तरह समस्त पद में भी ध्यान देंगे कि जो विग्रह किया हुआ शब्द रहेगा उसको पढ़ते हुए अगर 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज दिए गए वाक्य का समस्त पद बनाइए, तो आप तिरंगा लिख देंगे, लेकिन तिरंगा यहाँ समस्त पद बना के क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। लेकिन 3 रंगों का समाहार तिरंगा लिखा, 3 रंगों का समाहार पूछेगा तो वहाँ तिरंगा हम लिख के क्या लिखेंगे, द्विगु समास। तो जैसा विग्रह करेंगे या जैसा समस्त पद बनाएंगे वैसा ही समास का नाम देंगे। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ का संक्षेप में रिवीजन कर लिए। पाठ को की परिभाषा, समास की भेदों की परिभाषा, उपभेदों की परिभाषा सब कुछ पढ़ लिए। आप घर पर अच्छे से रिवीजन करिएगा। जो भी डाउट होगा अभी भी आपके पास, तो हम लोग लाइव क्लास में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर जो भी आपके पास होगा वो हमसे पूछ के क्लियर करेंगे। और अभी ये जो मैं पढ़ाई हूँ, समझाई हूँ, अच्छे से घर पर अभ्यास करके अपना पाठ तैयार करेंगे। धन्यवाद।